तो अगला पाठ है हमारा बाल गोविंद भगत। और बाल गोविंद भगत के रचनाकार हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। तो बाल गोविंद भगत पाठ को पढ़ने से पहले हम लेखक परिचय ले लेते हैं, यानी राम वृक्ष बेनीपुरी के संबंध में जान लेते हैं और इसके पाठ के परिचय को हम जान लेते हैं। और अगली कक्षा में हम लोग इस पाठ को शुरू करेंगे। तो चलिए सीधे हम लोग आते हैं लेखक परिचय पर। राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में सन 1899 में हुआ। अब आप समझ गए होंगे इनका नाम बेनीपुर क्यों पड़ा। राम वृक्ष बेनीपुर, ठीक है ना, यानी बेनीपुरी के थे इसीलिए इनका नाम बेनीपुरी पड़ गया, बेनीपुर के थे। और ये मुजफ्फरपुर जिले का एक छोटा सा जिला है, ठीक है ना, मुजफ्फरपुर जिले का एक गांव है। तो राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में सन 1899 में हुआ। माता पिता का निधन बचपन में ही हो जाने के कारण जीवन के आरंभिक वर्षों में अभावों, कठिनाइयों और संघर्षों में बीता। यानी उनका जो है बड़ा कठिनाई में बीता है, ठीक है ना। सबको मेरी आवाज आ रही है ना? माने ज्यादा कम तो आवाज नहीं है ना? चलिए, अगर कोई परेशानी होगी तो बोलिएगा। 15 वर्ष की अवस्था में बेनीपुरी जी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी। ये मात्र 5 साल के थे, सोचिए, सॉरी मात्र 15 साल के थे। इन्होंने रचनाएं की तो उनकी रचनाएं छपने भी लगी 15 साल के थे। यानी आप अगर देखें तो क्लास 10-11 में होंगे, मुश्किल से 9-10-11, ठीक है ना। यानी आपकी ही उम्र में जब थे तो वो आप अभी 14 साल के होंगे, ठीक है ना, 14-15 साल के होंगे और इस उम्र में उनकी रचनाएं छपने लगी थी। 15 वर्ष की अवस्था में बेनीपुरी जी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी। वे बेहद प्रतिभाशाली पत्रकार थे। उन्होंने अनेक दैनिक, साप्ताहिक, दैनिक मतलब रोज निकलने वाला, साप्ताहिक मतलब सप्ताह में एक बार, एवं मासिक पत्र पत्रिकाओं में, मासिक मतलब पूरे महीने में एक बार निकलने वाला, का संपादन किया, जिनमें अब वो जो पत्रिका का नाम, जैसे आजकल विजडम है ना, आपको दैनिक जागरण, ये वो इंडिया टुडे, उसी तरह से साहित्यिक पत्रिकाएं भी होती हैं। तो उन्होंने किस किस पत्रिकाओं में अपना योगदान दिया? तरुण भारत, ये पत्रिका का नाम है, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा उल्लेखनीय है, ठीक है ना। गद्य की विविध विधाओं में उनके लेखन को व्यापक प्रतिष्ठा मिली। उनका पूरा साहित्य बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है। बाप रे बाप। और एक खंड मतलब एक खंड 8 खंड है और एक खंड लगभग 300 पृष्ठों का होता है। अब आप सोच लीजिए, 8 3 24, लगभग 2500 पन्ने की रचना है उनकी पूरी, ठीक है ना। मैं ये एक अनुमान लगा रहा हूँ, ठीक है ना। तो सोचिए, गद्य की विविध विधाओं में अनेक लेखन को व्यापक प्रतिष्ठा मिली। उनका पूरा साहित्य बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है। उनकी रचना यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव हैं पतितों के देश में, यानी उनका उपन्यास है जो है पतितों के देश में, चिता के फूल यानी ये कहानी है, अम्बपाली नाटक है, माटी की मूर्तें ये रेखा चित्र है। रेखा चित्र मतलब क्या होता है? किसी जानवर के बारे में या किसी ऐसी वस्तु के बारे में जो हम लोग लिखते हैं ना, जैसे आप लोगों ने सोना पढ़ा होगा कक्षा 8 में, सोना याद है, सोना के बारे में, तो वो क्या था? एक रेखा चित्र था। आपने उसके अलावा आप चाहें तो गिल्लू पढ़ सकते हैं, लाली पढ़ सकते हैं, जो कि महादेवी वर्मा का है, वही रेखा चित्र, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं। तो चिता के फूल कहानी है, और ये सारे जितने भी मैंने नाम लिए, जैसे पतितों के देश में उपन्यास है, चिता के फूल कहानी है, अम्बपाली नाटक है, माटी की मूर्ति रेखा चित्र है, पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृत्तांत है, यानी जहां जहां उन्होंने घूमा उस पर भी उन्होंने काफी रचनाएं की हैं। जंजीरों और दीवारें, जंजीरें और दीवारें ये संस्मरण है, यानी जो संस्मरण मतलब यादों के सहारे जो लिखी जाती है, ठीक है ना, उसको हम संस्मरण कहते हैं। तो संस्मरण, इस तरह से उन्होंने इतनी सारी रचनाएं की हैं जिसमें से महत्वपूर्ण नाम को गिनाए गए हैं आदि। उनकी रचनाओं में स्वाधीनता की चेतना, मनुष्यता की चिंता, यानी स्वाधीनता की चेतना, लोगों के अंदर स्वाधीनता की भावना होनी चाहिए, ये उन्होंने इस पाठ के माध्यम से दर्शाया है। मनुष्यता की चिंता यानी मनुष्यता होनी चाहिए, यानी हमारे अंदर मानवता की भावना होनी चाहिए और वो धीरे धीरे नष्ट हो रही है, उस पर एक चिंता है। इतिहास की युगानुरूप व्याख्या है,
और जिस युग के वो थे, जिस समय के थे, उस युग के हिसाब से ही और उस युग में उन्होंने जो कुछ देखा वो हमारे समक्ष प्रस्तुत किया उन्होंने, ठीक है ना, अपनी रचनाओं के माध्यम से। विशिष्ट शैलीकार होने के कारण उन्हें कलम का जादूगर कहा जाता है। एक विशिष्ट शैलीकार माने बहुत अच्छी रचना करते थे, इसलिए उनको कलम का जादूगर भी नाम दिया गया। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। चलिए अब हम लोग सीधे पाठ परिचय पर आ जाते हैं, ठीक है ना। तो बाल गोविंद भगत, ये जो पाठ है ये साहित्य की कौन सी विधा में लिखी गई है? रेखा चित्र, ठीक है ना, ये रेखा चित्र याद रखिएगा। आपसे अगर पूछा जाए ये साहित्य की किस विधा में लिखी गई है, तो आप बोलिएगा रेखा चित्र विधा में लिखी गई। तो बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है। विलक्षण मतलब अनोखा, ठीक है ना, विलक्षण चरित्र मतलब अनोखा चरित्र का उद्घाटन किया, यानी हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है, जो मनुष्यता, जिसके अंदर मानवता है, लोक संस्कृति, समाज में जो भी संस्कार होते हैं वो उसमें दिखाई देगा, और सामूहिक चेतना और समूह को लेकर जागरूक होने की भावना भी है उसमें अंदर, और उसका प्रतीक है। वेशभूषा या बाह्य अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं होता। कहते हैं कि आपने सुना होगा कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सुख सुख है, सार सार को गही रहे तोता देव है, आपने ये भी सुना होगा। तो ऐसे कई ऐसे दोहे हैं जिसमें एक साधु संत के बारे में कहते हैं। वास्तव में हम जो सोचते हैं ना, जिसकी दाढ़ी बड़ी होती है, जटाएं होती हैं, वो सन्यासी होते हैं, नहीं। आज के समय में इसकी परिभाषा बदल गई। आज के समय में जो एक अच्छा इंसान है, जेंटलमैन है, जो समाज की सेवा करता है, मानवता उसके अंदर है, जो देश के लिए सोचता है, जो पूरी मानव जाति के लिए सोचता है, वही है सन्यासी। जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वो है सन्यासी, ठीक है। पहले की तरह जैसे हम सोचते थे, आज वो पूरी तरह से बदल गया है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है? वेशभूषा या बाह्य अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं होता। आप देखने में अगर सन्यासी दिख रहे हैं तो वास्तव में आप सन्यासी ही हो, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना। ठीक, कहते हैं कि इंसान के अंदर वो इंसानियत होनी चाहिए, ठीक है। अब आगे देखिए, बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। अब चूंकि उनके अंदर इतनी अच्छाइयां हैं, वो लोगों की चिंता करते थे, समाज की चिंता करते थे, वह समाज में बुराइयों को दूर करने के लिए सोचते थे, वो हर समय कुछ ना कुछ अच्छा करने का सोचते थे, वो एक अच्छे इंसान थे, लोगों की मदद करते थे। इसीलिए लेखक को लगता है, राम बेनीपुरी को लगता है कि बाल गोविंद भगत जो है वो क्या है? एक सन्यासी है। वास्तव में उनकी जटाएं बड़ी नहीं थी, दाढ़ी बड़ा नहीं था, लेकिन वो एक अच्छे इंसान थे, एक अच्छी सोच रखते थे, ठीक है ना, समाज का भला चाहते थे, इसीलिए उनको सन्यासी कहा गया। ध्यान रखिएगा, इसको जरा सा समझिए, इसको मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको, और जिनको न समझ में आए तो जरूर पूछिए। बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। यह पाठ सामाजिक रूढ़ियों पर ही प्रहार करता है। समाज में ऐसी कई परंपराएं हैं, रीतियां हैं, रिवाज हैं जो हमारे लिए बेहतर नहीं, और उसको तोड़ने का प्रयास किया गया है इसके माध्यम से, इस कहानी, इस रेखा चित्र के माध्यम से। इस रेखा चित्र की एक विशेषता यह है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी देखने को मिलती है। एक ग्राम का जीवन, गांव का जीवन कैसा होता है वह भी हमें देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो ये हमारा जो पाठ परिचय है हम यहीं तक रहने देते हैं। हम जब अगली कक्षा में मिलेंगे तो हम क्या करेंगे, इस पाठ को सीधे हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।